ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। बिना चिंतन का अध्ययन तो परिश्रम नष्ट करता है, बिना शिक्षा प्राप्त किए विचार करना भयावह है। ये कौन कह रहे हैं? कन्फ्यूशियस कह रहे हैं। पर्यावरण में घुलता प्लास्टिक का जहर। आजकल आप देखिए, जहां भी बातें हो रही हैं, प्लास्टिक प्रदूषण की खूब बातें की जा रही हैं। आप लोग एक काम आप लोगों ने देखा होगा, ये अनुभव भी किया होगा आपने, कि आप रात में प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के रख दीजिए, सुबह पीजिए, और आप फिर मटके का पानी पीजिए। आपको दोनों में बहुत फर्क देखने को मिलता है। मटके का पानी पीने लायक होता है, लेकिन प्लास्टिक में आप देखते हैं ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक घुल गया, उसका स्वाद ही बदल जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्रदूषण आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है, और इसमें प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रहा है। यह प्रदूषण हमारी नदियों, समुद्री मिट्टी और यहां तक कि हमारे शरीर में भी प्रवेश कर चुका है। प्लास्टिक जो कभी सुविधा और टिकाऊपन के कारण एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता था, आज हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं तो समय पर घंटी बजाने वाली घड़ी से लेकर टूथब्रश, पानी की टंकी से लेकर दूध की थैली तक हर वस्तु में प्लास्टिक मौजूद है। हमारे भोजन को ताजा रखने वाली पैकिंग, दवाइयों की सुरक्षित बोतलें, बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने, जीवन रक्षक, चिकित्सा उपकरण, संचार के साधन, परिवहन के कल पुर्जे और फैशन की दुनिया, कोई भी क्षेत्र प्लास्टिक के प्रभाव से अछूता नहीं है। निसंदेह प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया, उत्पादों को सस्ता किया और कई मायनों में सुरक्षित भी, लेकिन इस सुविधा की कीमत हम ऐसी भविष्य के रूप में चुका रहे हैं जो प्लास्टिक के कचरे के नीचे दबता जा रहा है। और इसका उत्पादन इतनी तीव्र गति से और इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है कि हमने इसके अंधाधुंध उपयोग के दूरगामी परिणामों पर भी कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया। और अब यह हमारे पर्यावरण के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जिसका इलाज यदि हम समय रहते नहीं किया गया तो यह हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य को सदा के लिए नष्ट कर देगा। और वैसे इस वैश्विक स्तर पर हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, और अनुमान है कि अब तक उत्पादित कुल प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा कचरे के रूप में हमारे पर्यावरण में मौजूद है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत विकसित देशों की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन हमारी विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की कुल मात्रा बहुत अधिक है। नदियों जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थी, आज प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों, अन्य कचरों से पटी पड़ी है। गंगा, यमुना जैसी नदियां भी इससे अछूती नहीं है, जो अपने साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। फिर प्लास्टिक आपको समुद्र में भी देखने को मिलता है, जीव जंतुओं में भी देखने को मिलता है। आप लोग सुनते रहते हैं ना कि कछुए के पेट में, मछली के पेट में आप देखते हैं कि इतना प्लास्टिक निकला, गाय के पेट में इतना क्या प्लास्टिक निकला। तो वो सब बातें हो रही हैं। और एक समय देखिए आप लोग की जो नदियां हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं, इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं। हमारे महासागर आज प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार बन चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रति मिनट एक ट्रक भर प्लास्टिक कचरा समुद्र में डाला जाता है। यह समुद्री जीवन के लिए मौत का एक जाल है। व्हेल और डॉल्फिन जैसे बड़े जीव अक्सर मछली पकड़ने के पुराने जालों में फंसकर दम तोड़ देते हैं। समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझकर निगल लेते हैं, और जिससे उनका पाचन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है, वे भूख से मर जाते हैं। समुद्री पक्षी अपने बच्चों को गलती से प्लास्टिक के छोटे टुकड़े खिला देते हैं तो उनके पेट में जमा होकर उनकी मृत्यु का ये आप देखिए कारण बनते हैं। और आप देखिए, प्रवाल भित्तियां जो समुद्री जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वे प्लास्टिक कचरे से ढककर और दम घुटने से नष्ट हो रही हैं। माइक्रोप्लास्टिक समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं, और छोटे समुद्रिक जीव, प्लवक आदि प्लास्टिक के इस सूक्ष्म कणों को खाते हैं। फिर उन्हें छोटी मछलियां खाते हैं और फिर बड़ी मछलियां। जब मनुष्य इन समुद्री जीवों का सेवन करते हैं तो ये आप देखते हैं कि क्या ये हानिकारक तत्व शरीर में भी पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक के टुकड़े मिट्टी की संरचना को बदलते हैं, जल सोखने की उसकी क्षमता को कम करते हैं, और मिट्टी में रहने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों में बाधा डालते हैं। इससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है और कृषि पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जिस जगह शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है वह प्लास्टिक से भरी होती है और यहाँ प्लास्टिक कचरे से रिसने वाले जहरीले रसायन भूजल में मिलकर उसे दूषित करते हैं और जिससे जल जनित बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। कूड़े के इस अंबार में अक्सर आग लग जाती है। इस दौरान प्लास्टिक जलने पर अत्यंत विषैली गैसें वायुमंडल में फैलती हैं जो गंभीर श्वसन समस्याएं, त्वचा रोगों और यहाँ तक कि कैंसर का कारण बन सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे से शहरों की नालियां जाम हो जाती हैं और जिससे थोड़ी सी बारिश में भी जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आवारा पशु भोजन की तलाश में कूड़े के ढेर में मुंह मारते हैं और खाद्य सामग्री के साथ पॉलीथिन भी निकल जाते हैं तो जो उनकी मौत का कारण बनता है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवों द्वारा प्लास्टिक खाने या उसमें फंसने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हवा में भी माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के कण पाए गए और जब हम सांस लेते हैं तो ये कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर अभी शोध जारी। प्लास्टिक उत्पादन की प्रक्रिया में भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचने वाले माइक्रो प्लास्टिक उनसे जुड़े रसायन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इनमें हार्मोन संबंधी असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याएं, विकासात्मक विकार, तंत्रिका तंत्र को क्षति और कैंसर का खतरा शामिल है। कुछ अध्ययनों में मानव रक्त और फेफड़ों में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। इस समस्या के मूल में कई जटिल और परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख स्पष्ट कारण एकल उपयोग प्लास्टिक पर हमारी बढ़ती निर्भरता। पानी की बोतलें, बिस्कुट के रैपर, किराने की थैलियां ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें हम कुछ मिनट या घंटों के लिए इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं। इस्तेमाल करो फेंको की संस्कृति ने हमारे समाज में गहरी जड़ जमा ली है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पर्यावरण केवल पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ या फिर जीव जंतुओं का समूह नहीं है बल्कि यह एक जटिल और संतुलित परिस्थिति तंत्र है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। जब हम प्लास्टिक जैसे प्रदूषक से इस संतुलन को बिगाड़ते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम संतुलित पर्यावरण का धरोहर को कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। यदि हम दृढ़ निश्चय और सामूहिक प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। और आप देखिए हमारे पूर्वजों ने भी तो ये कोशिश की है, तभी तो हम लोग देखिए जितनी भी शुद्ध हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, वो उन्हीं की देन तो है। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता बना के रखें। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। या आप देखिए रूठे घर की दास्तान। मैं दुनिया को मनाने की खोज में डूबा हूं, मेरा घर मुझसे रूठता जा रहा है। और यह एक ऐसी गहन तरफ है जो मानव मन की उस जटिल यात्रा को उजागर करती है जहां मनुष्य बाहरी दुनिया की चमक घर की आत्मीय छाव के बीच भटकता रह जाता है। यह जीवन की सतह पर तैरती महत्वाकांक्षाओं और आत्मा के भीतर गहरे बसे प्रेम, विश्वास, अपनेपन के बीच का द्वंद्व है। मानव जीवन एक संयुक्त धुरी पर टिका है जहां बाहरी दुनिया की तीव्र लय और घर की मधुर धुन एक साथ गूंजती है पर कभी कभी एक दूसरे को खामोश कर देती है। और हम अक्सर दुनिया को जीतने, उसकी तालियां बटोरने और उसकी स्वीकृति पाने की भूख में खो जाते हैं। यह दुनिया एक रंगमंच है जहां हम अपनी पहचान की ऊंची मीनारें खड़ा करना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि, परिश्रम और छवि को चमकाने में जुटे जाते हैं मगर इस दौड़ में हम अपने घरों को भूल जाते हैं। घर वह पवित्र स्थान है जहां प्रेम की किरणें नृत्य करती हैं, विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं और आत्मीयता की सुगंध हवाओं में तैरती है। घर का रूठना केवल एक भौतिक स्थान का रूठना नहीं है, यह उस आधारशिला का हिलना है जो हमें मानवता से जोड़े रखती है। और आप देखते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से यह द्वंद्व मानव जीवन की एक अनिवार्य सैर है। हमारा मन दो ध्रुवों के बीच डोलता है, यह बाहर के अनंत को जीतने की इच्छा और भीतर की जड़ों को थापने की चाह है। घर पर पवित्र सरोवर है जहां हम बिना किसी मुखौटे के उतर सकते हैं। यह वह आलिंगन है जो हमारी कमजोरियों को प्रेम में लपेटकर हमें शक्ति देता है। पर जब दुनिया को मनाने में डूब जाते हैं तो हम इस आलिंगन को ठुकरा देते हैं। हम अपने प्रियजनों की अनकही पुकारों, उनकी मूक नजरों की भाषा को अनदेखा कर देते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि रिश्तों का बगीचा मुरझाने लगता है। जब हम बाहरी दुनिया की दौड़ में शामिल होते हैं तब अपने होने से विमुख हो जाते हैं। यह दौड़ हमें खोखला करती है क्योंकि यह हमें अपने घर, मूल और स्वयं से दूर ले जाती है। हम बच्चों की खिलखिलाहट, जीवन साथी की अनकही पुकार और माता पिता की आंखों की मूक भाषा को अनदेखा कर देते हैं। जब हम दुनिया को मनाने में डूबते हैं हम अपने भीतर की उस पुकार को खामोश कर देते हैं जो हमें हमारी सच्चाई की ओर ले जाती है। यह वह स्वर है जो हमें बताता है कि सच्चा सुख बाहरी चमक में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। पर हम इस शौक को व्यस्तता और महत्वाकांक्षाओं की धूल में उड़ा देते हैं।
क्या इस रूठाई का कोई समाधान है? क्या हम दुनिया और घर के बीच सेतु रच सकते हैं? इसका उत्तर आत्मचिंतन में छिपा है। हमें रुकना होगा, अपने हृदय से सवाल करना होगा, हम क्या चाहते हैं? क्या हमारी उपलब्धियां हमें सच्ची तृप्ति दे रही हैं? क्या हमारा घर अपन उतना ही अनमोल नहीं है जितना हमारी बाहरी दुनिया? और हमें अपने घर के लिए गुणात्मक समय निकालना होगा, ना केवल भौतिक रूप से बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। और आप लोग देख के देखिए, अब कितने लोग हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम गुजार रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बैठने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं। कितने बच्चे हैं जो दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। आजकल तो आप देखिए डिजिटल दौर चल पड़ा है। दुनिया को मनाने और घर को सजोने का कार्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एक ही जीवन संगीत के दो राग हैं। सच्चा आनंद नाद तब जन्म लेता है जब हम दोनों को एक साथ संतुलन के साथ जीते हैं। जब हम अपनी बाहरी उपलब्धियों को अपनी भीतरी शांति के साथ पिरोते हैं, तब हम अपनी महत्वाकांक्षा को अपने परिजनों के प्रेम के साथ बांधते हैं। जब जीवन एक काव्य बन जाता है, सच्चा सुख ना बाहर की चमक में है, ना केवल घर की आत्मीयता में। यह उस संतुलन में है जहां हम अपनी बाहरी यात्रा को अपनी भीतरी जड़ों के साथ जोड़ते हैं। यह वह साधन है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। और जब हम दुनिया की दौड़ में थक जाते हैं तो हम वह स्थली हैं जो हमें प्रेम और विश्वास देती है। पर इसके लिए हमें अपने समय और ऊर्जा को संतुलित करना होगा। हमें सीखना होगा कि हमारी बाहरी सफलता की चमक और भीतरी शांति की गहराई एक दूसरे के पूरक है। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को एक तुलिका की तरह देखना होगा, जिसमें हम अपने कैनवास पर प्रेम, कर्तव्य और आत्मीयता की रंग भरते हैं। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने, उसकी बातों को सुनने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने का प्रयास करना होगा। यह वह प्रक्रिया है जो हमें हमारी मानवता से जोड़े रखती है। जब हम अपने घर को समय और प्रेम देते हैं तो वह रूठना छोड़ देता है, वह फिर से हमारी आत्मा का आलिंगन बन जाता है। और इस तरह जीवन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची पूर्णता बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच संतुलन में निहित है। यह वह कला है जिसमें हम अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी जड़ों के साथ जोड़ते हैं, अपनी उपलब्धियों को अपने परिजनों के प्रेम के साथ सनादित करते हैं। यह वह साधना है जो हमें जीवन की गहनता और सुंदरता का अनुभव कराती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए करिएगा। इसकी पीडीएफ जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए, पिछेपड़ के खतरे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उद्योग विकास की राह पर है, साथ ही ओजोन परत का क्षरण वर्तमान समय की सबसे प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं में से बन गया है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, चलिए आप लोग बताइए। ओजोन परत क्षरण ने पराबैंगनी विकिरणों के जोखिम में वृद्धि और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा की है। ओजोन परत प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस की सुरक्षात्मक परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। यह हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है ना, उससे बचाती है। शोध से पता चला कि रॉकेट प्रक्षेपणों में वृद्धि होने से ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा। हर साल दुनिया भर में सैकड़ों रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं और जिनमें से कई वाणिज्यिक कंपनियों और राष्ट्र राज्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लगभग 20 जगहों पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, सभी उत्तरी गोलार्ध में हैं। और वर्तमान में आप देखिए सबसे ज्यादा प्रक्षेपण दर अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और रूस से है। पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है कि अधिक रॉकेट प्रक्षेपण करने से समस्याएं पैदा होने लगेगी। माना जा रहा है कि एक बार जब दरें प्रति वर्ष 2000 प्रक्षेपण तक पहुंच जाएंगी तो ओजोन परत में हो रहा सुधार धीमा पड़ जाएगा। प्रक्षेपण का यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। यह तो स्पष्ट है कि विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे प्रक्षेपण से ओजोन परत पर असर हुआ। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक सौर पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाती है। पिछली सदी में उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य हानिकारक रसायनों के प्रभाव से ओजोन परत में छेदन तेज हो गया है। अब इसमें सुधार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक सहकारी समझौतों की बदौलत यह संभव हो सका है। अब रॉकेट प्रक्षेपण बढ़ने से सुधारों पर पानी फिर रहा है। इस वृद्धि का एक कारण पृथ्वी की कक्षा में कम ऊंचाई पर स्थित हजारों इकाइयों के उपग्रह समूह बनाने की योजना को लेकर चल रहा है प्रयास है। इसके लिए कई प्रक्षेपणों की आवश्यकता होती है और यह कई देशों में हो रहा है, जिन्हें कई कंपनियां संचालित भी कर रही हैं। यह पता लगाने के लिए कि भविष्य में प्रक्षेपण ओजोन परत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने उपयोग में आने वाले रॉकेट द्वारा उत्सर्जित ओजोन क्षयकारी रसायनों के ब्यौरे जुटाए और रॉकेट प्रक्षेपण की उच्च दरों के कई परिदृश्यों के तहत वायुमंडलीय संरचना का अनुसरण भी किया।
पाया गया है कि हर साल दुनिया भर में लगभग 2000 विक्षेपणों के साथ ओजोन पर 3% तक पतली हो जाती है। रॉकेट से निकलने वाले रसायनों के वायुमंडलीय परिवहन के कारण अंटार्कटिका में ओजोन को सर्वाधिक नुकसान देखा गया। भले ही अधिकांश विक्षेपण उत्तरी गोलार्ध में हो रहे हों, अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ने के नतीजे बुरे होने के संकेत हैं। सौभाग्य से अभी ओजोन का नुकसान कम है। हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। हमें परिस्थिति तंत्र को होने वाले विनाशकारी नुकसान इंतजार नहीं करना चाहिए और जरूरत है हमें अंधाधुंध होड़ से बचे। और देखिए हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में दो धुर विरोधी देश आमने सामने हैं। ईरान पर इजरायल के भीषण हमले, उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई में से एक और युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। देख लीजिए एक बार, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा एशिया है, इसमें भारत है, ये हमारा प्यारा, ये रूस, यूक्रेन, यहाँ आपको ईरान देखने को मिल रहा है, ये इजराइल देखने को मिल रहा है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, देख रहे हैं? इन्हीं के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल इजराइल को लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है, जबकि ईरान का दावा है कि यह नागरिक उद्देश्य के लिए है। मगर बताया जा रहा है कि ईरान ने इस स्तर तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वह परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। इजराइल का दावा है कि इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हमला किया गया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान सचमुच परमाणु बम बनाने में सक्षम हो गया? बहरहाल तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया, जाहिर है कि ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई होनी थी और ऐसा हुआ भी। इससे अब दुनिया में एक और बड़े युद्ध की संभावना बढ़ गई। इजराइल के हमले में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य अधिकारी सहित कई वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। यह उसके लिए बड़ा झटका है। दोनों देशों के नेताओं के आक्रामक बयानों से पूरी दुनिया में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइल को कड़ी सजा दी जाएगी। उधर अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है। ईरान से परमाणु समझौते से अलग होने के बाद उसे उम्मीद थी कि वह दबाव में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ईरान उल्टे अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने में जुट गया। ऐसे में अमेरिका के सामने यह चुनौती ही तो रहेगी कि वह मध्य पूर्व क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों को सुरक्षित कैसे रखे। उधर इजराइल का इरादा ईरान के परमाणु कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का है और उन्हीं ठिकानों पर पिछले दिनों उसने हमले भी किए। भारत इसमें पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए उन दोनों देशों से भारत के रिश्ते हैं और ऐसे में आप देखते हैं कि भारत की यह सलाह उचित है कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए संवाद, कूटनीतिक माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।